स्टूडेंट्स, आज जो यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेम रिएक्शंस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है नेम रिएक्शंस, जिसमें से क्वेश्चन जो है हर साल आता है, चाहे एक क्वेश्चन आए चाहे दो क्वेश्चन आए आपके पास। नेम रिएक्शन का क्वेश्चन फाइनल है और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होता है। तो इसमें मोस्टली हमारे को एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन दी गई है और एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी फर्स्ट एडिशन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का होता है। फर्स्ट एडिशन जो होता है वो किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं CO और CO और O में से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है किसकी? O की। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पूरे लेकर चलें तो O के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, 4 इलेक्ट्रॉन जो है फ्री पड़े हैं, यानी 2 लोन पेयर अवेलेबल होते हैं ऑक्सीजन के पास। अब O की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, विद्युत ऋणता जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो O की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे C पर पॉजिटिव आ जाता है और O पर नेगेटिव आ जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन O के पास पहले से अवेलेबल थे, 2 पाई बॉन्ड के और आगे। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो हम देखेंगे कि O का ऑक्टेट तो क्या है? O का ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो फ्री पड़े हैं, 6 इलेक्ट्रॉन तो फ्री पड़े हैं और 2 बॉन्ड में आ गए, तो इसके तो 8 पूरे हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन कार्बन जो है इसके पास 3 बॉन्ड ही हैं, तो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन का 6 सेट रखता है। कार्बन बस 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन जो है मोर रिएक्टिव है, कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए पहले जो रिएक्शन है वो कार्बन करेगा। मोर रिएक्टिव है कार्बन, तो पहले रिएक्शन कार्बन करेगा, और क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पहला अटैक जो है वो न्यूक्लियोफाइल का होगा कार्बन पर। तो पहले का न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। तो पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है और फर्दर सेकंड अटैक जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है ऑक्सीजन के ऊपर। सेकंड अटैक जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का होगा ऑक्सीजन के ऊपर, और फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारे को मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट तो कुल मिला के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल उतना ही ईजिली अटैक करेगा ना। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक करेगा। तो अगर आप प्लस साई इफेक्ट वाले ग्रुप आ जाते हैं, मान लो एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं मान लो, तो एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं? कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिससे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी, यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। तो प्लस साई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर। सेकंड, जितने स्मॉलर ग्रुप होंगे, जैसे हाइड्रोजन लगे, जितने स्मॉलर ग्रुप होंगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ईजिली होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए रास्ता चाहिए, तो रास्ता चाहिए ताकि वो कार्बन तक पहुंच सके। अगर यहाँ बड़े ग्रुप आ जाते वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देते, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देते तो न्यूक्लियोफाइल को एक प्रॉपर वे नहीं मिल पाता, प्रॉपर रास्ता नहीं मिल पाता कार्बन पर अटैक करने का। तो जैसे जैसे बल्कि ग्रुप आते हैं, बल्कि ग्रुप इंक्रीज होते हैं, रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि बल्कि ग्रुप इंक्रीज होने पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ते न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो स्लो हो जाता है। तो ये रीज़न रहते हैं दो, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घटेगी। अब जैसे देखो क्लोरल जो है, पहले फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में देख लो, एक फॉर्मल्डिहाइड है एक एसिटल्डिहाइड है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? फॉर्मल्डिहाइड। यहीं से दिख जाना चाहिए, छोटे ग्रुप है ना, और यहाँ एक बड़ा ग्रुप है, तो स्टेरिक इंड्रेंस ज़्यादा है इसमें, इसलिए रिएक्टिविटी कम है। सेकंड, आप लोग देख सकते हो मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो सेकंड फैक्ट ये रहता है। ऐसे मान लो इसमें कीटोन आ गया, तो कीटोन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि कीटोन में प्लस आई इफेक्ट वाले दो ग्रुप हैं, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन देते हैं इस कार्बन को, जिससे कार्बन पर रिएक्टिविटी घट जाती है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज घट जाता है, फलस्वरूप न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो नहीं हो पाता। तो कीटोन सबसे कम रिएक्टिव होता है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड है। अब अगर क्लोरेल और एसिटल्डिहाइड का मैं कंपैरिजन करूं, क्लोरेल होता है CCl3CHO, CCl3CHO, और एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO। यानी हमने तीनों H हटा के तीनों Cl लगा दिए, तो ये क्लोरेल होता है, क्लोरेल, और ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। अब एक तो एसिटल्डिहाइड और एक है क्लोरेल। एक एसिटल्डिहाइड है, एक क्लोरेल है। कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा दोनों में से, क्लोरेल। क्यों होगा, क्योंकि Cl का माइनस आई इफेक्ट है। अगर इसको देखें हम लोग तो Cl जो है वो माइनस आई इफेक्ट रखता है, तो Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और फिर ये इस C से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और पॉजिटिव इंक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक कर देगा। और इधर देखें तो मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे इस पर पॉजिटिव डिक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव डिक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो मुश्किल से होगा। इसलिए एसिटल्डिहाइड कम रिएक्टिव है और क्लोरेल ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर। अब रिएक्शंस पर चलें तो शुरू में तो ये हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, लेकिन एक बेसिक सा हमें दिया हुआ है तो हमने इसको डिस्कस किया। अब हम चलते हैं रिएक्शंस की ओर, जिसमें सबसे पहले आता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल संघनन। अभी हम नेक्स्ट यूनिट जो है हेलो एल्केन वाली करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है एल्डेड कीटोन वाली यूनिट करेंगे, तो वहाँ फिर आएगा ये सारा, तो वहाँ भी हम लोग इसको पढ़ेंगे एल्डोल संघनन को। बाकी मैं एक बार बेसिकली आपको बता देता हूँ क्या होता है, जिसमें आपने याद क्या करना है, क्या बातें ध्यान रखनी है। एल्डोल संघनन जो होता है वो एल्डेड और कीटोन दोनों ही देते हैं, एल्डिहाइड व कीटोन दोनों दर्शाते हैं, पर शर्त है कि इनमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन युक्त होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो पहला सिंपल क्वेश्चन यही निकलता है कि निम्न में से कौन एल्डोल संघनन नहीं दर्शाता, है ना। तो जैसे अपने को दे दिया एसिटल्डिहाइड, और अपने को दे दिया एसीटोन, और दे दिया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और दे दिया अपने को एक या ऑल ऑफ दीज। तो कौन नहीं दर्शाएगा इसमें से, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डेड कीटोन जो होते हैं वो दोनों ही एल्डोल संघनन में पार्टिसिपेट करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये एक क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया है, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है, क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया है, बेस की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है, क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया है, जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। इसमें बनते कार्बोनिल यौगिक ही हैं, लेकिन अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। और दो प्रकार का होता है ये, एक तो सरल
और दूसरा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और एक सिंपल सरल में क्या होगा, सरल एल्डोल संघनन क्या होता है, जिसमें जो हम लोग अभिकारक ले रहे हैं वो दोनों सेम होंगे, जैसे CH3CHO प्लस CH3CHO, क्षार की उपस्थिति, तो ये सरल एल्डोल संघनन है, दोनों सेम लिए। ऐसे ही एसीटोन प्लस एसीटोन, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल एसीटोन प्लस एसीटोन, तो ये भी सरल एल्डोल संघनन का एग्जाम्पल है। क्रॉस में क्या होगा, दोनों अभिकारक अलग अलग होंगे, जैसे एक एसिटल्डिहाइड ले लिया और दूसरा एसीटोन ले लिया, एक एसिटल्डिहाइड और दूसरा एसीटोन, और ऐसे ही एक एसिटल्डिहाइड ले लिया और एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। ये बताओ दर्शाएगा क्या, हो जाएगी क्या ये वाली अभिक्रिया? हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन दे सकता है, तो ये रिएक्शन होगी बिल्कुल। दोनों फॉर्मल्डिहाइड यूज नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो एल्डोल संघनन में जाता है वो। तो ये क्रॉस एल्डोल संघनन है, जिसमें दोनों विकारक जो अलग अलग होते हैं, सरल में दोनों विकारक सेम होते हैं। अब हम लोग इसको देखें अगर कि कैसे ये रिएक्शन करेंगे, इस बात को अगर हम लोग क्लियर करें तो हमने कैसे सोचना है इसको। एसिटल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड उपस्थिति है OH माइनस की, क्षार की उपस्थिति है, तो हम इसको क्या करेंगे, किसी भी एक से अल्फा हाइड्रोजन को आप अलग दिखा लो थोड़ा सा। जैसे इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, तो इसको यूं दिखा दे, अगर हम यहाँ लिख दिया ऐसे, एक अल्फा हाइड्रोजन यूं दिखा दिया, समझ आ गई बात, CH2 और H लिख दिया, तो बड़ा इजीली हम लोग क्लियर कर लेते हैं। H पे क्या चार्ज होता है, H पे प्लस और इस पे माइनस हो जाएगा, सही है। एक अल्फा हाइड्रोजन को अलग करके रखना बस, तो H पे प्लस हो जाएगा, कार्बन पर माइनस हो जाएगा। अब इसमें C और O में से O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O की ओर शिफ्ट हो गए, तो क्या बना, CH3COH, C पर क्या आ गया प्लस, O पर क्या आ गया माइनस, तो इसको तो हमने यूं दिखा दिया, समझ आ गई बात। तो एक में तो O की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होगी, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O की ओर शिफ्ट कर दिए, तो O पर माइनस आ गया, C पर प्लस आ गया, और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन अलग करके रखा है। तो अब आपको दिख रहा है स्पष्ट कौन किस पे अटैक करेगा ना, H किस पे अटैक करेगा, H O पर, तो H को हम लोग O के साथ जोड़ देंगे, ये H जुड़ गया, तो ये वाला H जोड़ दिया हमने O के साथ। अब ये वाला C किस पर अटैक करेगा, इस C पर, तो हम अब इसके साथ ये जोड़ देंगे CH2CHO। आगे बात समझ क्लियर है। अब ये बन गया एल्डोल, इसको एल्डोल बोला जाता है। ये एल्डोल है, क्यों है, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का एल्ड ले लिया, और ये OH है, अल्कोहल है, अल्कोहल का अनुलग्न ओल आता है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और ओल लगे हैं, तो इसको बोला गया एल्डोल। और बाकी अगर इसका नाम देखें हम लोग तो क्या लिखेंगे, ये फंक्शन ग्रुप हो गया, फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, अगला कार्बन बीटा, तो OH जो है वो बीटा कार्बन पर जुड़ा है, तो लिखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, और टोटल कार्बन कितने हैं, सारे कार्बन 4 हैं, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग सामान्य पद्धति में ब्यूटेरल डिहाइड लिखते हैं, तो ब्यूटेरल डिहाइड लिख देंगे इसको, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल डिहाइड, वही अगर हम लोग IUPAC में करें तो 1 1 2 3, तो क्या बनेगा 3 हाइड्रोक्सी
ब्यूटेनेल। 4 की श्रृंखला है तो ब्यूट हो जाएगा, और बॉन्ड सिंगल है तो एन हो जाएगा, और एल्डिहाइड का अनुलग्न एल हो जाएगा तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। अगर IUPAC में करते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल हो जाएगा, सामान्य पत्ती में करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गर्म करते हैं, संघनन करते हैं, संघनन कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन में कोई ना कोई छोटा मॉलिक्यूल निकलता है, तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये OH जाता है, जल निकलेगा यहाँ से -HOH, और अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन निकलता है। अल्फा ये है, और बीटा स्थिति से तो OH निकल गया, और अल्फा स्थिति से H निकल गया, अल्फा स्थिति से H निकल गया। अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय होती है, तो अल्फा से H निकालते हैं, बीटा से OH निकालते हैं, तो क्या बचा वो लिख लो। क्या बचा, CH3 के आगे CH के आगे फिर CH, और यहाँ बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, डबल। तो CH3 CH फिर CH, और बीच में डबल बॉन्ड आ गया, आगे CHO। तो ये कार्बोनिल हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल बने, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। क्लियर। समझ आ गई बात। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं यहाँ। अब नाम देखें तो क्या बनेगा, ब्यूट, 4 कार्बन की श्रृंखला है, ब्यूट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 2 इन, और एल्डिहाइड का एल आ गया, ब्यूट 2 इनेल, जिसको हम सामान्य पद्धति में क्रोटोनल डिहाइड बोलते हैं, क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड। तो ये क्रोटोनल डिहाइड बना है यहाँ। क्लियर है रिएक्शन। तो ये सरल एल्डोल संघनन हो गया हमारे पास। अब अगर हम लोग बात करें क्रॉस की, क्रॉस एल्डोल संघनन की, तो क्रॉस एल्डोल संघनन में जैसे ये है, देखो 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, CH3CHO प्लस CH3CO CH3। तो हमने एक एसीटोन लिया, एक एथेनेल लिया, OH माइनस। एक तो दे देगा इस अभिक्रिया में कुल कितने उत्पाद बनेंगे, ये प्रश्न दे दिया। एक यूं दे देगा, इस अभिक्रिया में कुल कितने क्रॉस उत्पाद बनेंगे। 2 तरह के प्रश्न उसने पूछ लिए, एक तो कुल कितने उत्पाद बनेंगे, एक कुल कितने क्रॉस उत्पाद बनेंगे। अब बताओ आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा और सेकंड का आंसर क्या आएगा। फर्स्ट का आंसर आएगा 4, इस अभिक्रिया में कुल 4 उत्पाद बनेंगे, और सेकंड का आंसर आएगा 2, क्रॉस उत्पाद 2 ही बनेंगे। कैसे, देखो समझो बात को। जब मैं एल्डिहाइड की 1 ड्रॉप डाल रहा हूँ, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल मेथड होता है, जब मैं एल्डिहाइड की 1 ड्रॉप डाल रहा हूँ, क्या एल्डिहाइड का एक ही अणु गया क्या अंदर उस ड्रॉप के साथ, या बहुत सारे गए, बहुत सारे गए, है ना। तो ऐसे खूब सारे अणु गए हैं एल्डिहाइड के, ऐसे कीटोन के भी बहुत सारे अणु गए, है ना। तो ये सिस्टम चल रहा है। अब समझे बात। हो सकता है इसका H निकले और इसमें जुड़े, सही है, इससे अल्फा हाइड्रोजन निकले और इसमें जुड़े, हो सकती है एक स्थिति है। एक स्थिति ये हो सकती है कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें से निकले और इसमें जुड़े, सही है। तो ये तो हो गए क्रॉस उत्पाद, हो गए ना क्रॉस। क्रॉस मतलब दोनों अलग अलग रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बार इसमें से अल्फा हाइड्रोजन निकाला, इसमें जोड़ा, अगली बार इसमें से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के इसमें जोड़ा, तो 2 हो गए। और एक बार ये भी हो सकता है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन निकले और इसी से जुड़ जाए, जुड़ सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे अणु हैं अंदर।
और एक बार इससे अल्फा हाइड्रोजन निकले और इसी के किसी अन्य अणु में जुड़ जाए तो बने 4 या नहीं बने, बताओ? कुल 4 बन जाएंगे, है ना, जिसमें से 2 सरल और 2 क्रॉस। हो सकता है इन दोनों की क्रिया आपस में हो जाए, हो सकता है ये दोनों रिएक्ट कर जाएं, ये दोनों, जिसमें पहले H ये दे बाद में H ये दे, और हो सकता है ये दोनों रिएक्ट कर जाएं, कुछ भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। तो आगे समझ। तो कुल उत्पाद कितने बनेंगे? 4, और क्रॉस उत्पाद पूछ रहे तो कितने बनेंगे? 2। क्लियर? अब देख भी लें कैसे बनाएंगे हम लोग। CH3CHO प्लस CH3CHO, एक तो हो सकता है ये दोनों आपस में क्रिया कर जाएं, सही है। दूसरा हो सकता है एसीटोन प्लस एसीटोन आपस में रिएक्ट कर जाएं। तीसरा हो सकता है एसीटोन जो है वो एल्डिहाइड से रिएक्ट करे जिसमें हाइड्रोजन एल्डिहाइड दे। और चौथा हो सकता है हाइड्रोजन एसीटोन दे और वो एल्डिहाइड में जाके जुड़े। समझ आई बात या नहीं आई? क्लियर? तो कुल उत्पाद 4 बनेंगे जिसमें से क्रॉस ये वाले 2 होंगे, ये 2 सरल होंगे। बना दोगे? अब डायरेक्ट कैसे सोचते हैं वो भी देख लो। अगर सीधा सोचना है ना, हमने सीधा ही सोच लें कौन सा क्या बनेगा। मान लो जैसे अपने को एक सीधा प्रश्न दे दिया, एसीटोन के सरल एल्डोल संघनन से बनने वाला उत्पाद है, तो अपने को इतना पचड़ा करने की जरूरत नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, तो किसी भी एक के अल्फा हाइड्रोजन लेके इसमें से वो निकाल दो, सीधा उत्पाद दिख जाएगा आपको। अब इसके अल्फा हाइड्रोजन लेके इसका वो निकाल दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट दिख जाएगा। ठीक है? अब अल्फा हाइड्रोजन ये दे रहे हैं ना, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन लेके इसका वो निकाल दो, जल निकाल दो, बस डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखेंगे। अब हाइड्रोजन ये दे रहा है तो इसके अल्फा हाइड्रोजन लेकर इसका वो ले लो, ये सीधे उत्पाद दिख गए, फाइनल प्रोडक्ट सीधे दिख गए। समझ आई बात? वो बीच वाला पूछ ले हाइड्रोक्सी उड्रोक्सी करके, फिर तो हमें वो सोचनी है मैकेनिज्म। अदरवाइज सीधा प्रोडक्ट पूछ रहा है तो सीधा सोचो। और क्या बना देखो, CH3 CH के आगे कितने बॉन्ड खाली हुए? 2 डबल बॉन्ड। और यहाँ क्या बच गया बताओ? क्या बच गया? यहाँ से कितने H निकाल लिए? 2 H निकाल लिए हमने ना, 2 H निकाल लिए, H2O निकाल रहे हैं, H2O है ना, CH बच गया, H2O निकाल रहे हैं, CH और आगे CHO, यही तो बनाया था ऊपर देखो, ये रहा। वो सीधा पता लग जाएगा। अगर सीधा प्रोडक्ट पूछ ले फिर इतना करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे यहाँ देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C के कितने बॉन्ड खाली हुए? 2, तो डबल बॉन्ड। अब यहाँ से 2 H निकल गए तो इसके भी 2 बॉन्ड खाली हुए, तो CH के आगे CO के आगे CH3 और इस C के साथ एक CH3 भी जुड़ा था, ये रहा। अब देखो यहाँ से हमने एसीटोन लिया था और यहाँ से ये दूसरा एसीटोन लिया था, देखो CH3CO CH3 CH3CO CH3, तो इसके 2 H निकाल लिए यहाँ से और इसका O निकाल दिया। समझ आई बात? तो सीधे प्रोडक्ट दिखते हैं इसमें या नहीं दिख रहे? अब देख लो, यहाँ देखो CH3 C कितने बॉन्ड खाली हुए? C के 2, तो डबल बॉन्ड। और यहाँ से 2 H चले गए, 2 H चले गए तो एक H बच गया, CH CHO और यहाँ CH3 आ गया, ये वाला CH3 C के साथ जुड़ा हुआ है। सही है? ऐसे ही यहाँ से देख सकते हो, CH3 CO के आगे यहाँ क्या बच गया बताओ? यहाँ क्या बच गया? क्या ले लिया यहाँ से हमने? CH 2 H निकाल दिया ना, CH और CH के 2 बॉन्ड खाली हो गए, डबल बॉन्ड। और यहाँ C के भी 2 बॉन्ड खाली है, C के साथ H लगा है, CH और साथ में CH3 लगा है, CH3।
देखो यहाँ से सीधा दिख रहा है, देखो यहाँ ओ लगा था CH3CHO और यहाँ 2 H और जुड़े थे। CH3CO CH3 की क्रिया हमने CH3CHO से करवाई है। देखो इसके 2 H निकाल के इसका O निकाला है, लग गया पता। तो हम लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी वो स्टेप आपको बता दिया, हाइड्रोजन निकाल के कर दोगे रिएक्शन। तो ये एल्डोल संघनन थी हमारे पास। कितने उत्पाद बनेंगे वो आपने सोचना है। जैसे अब दे दिया, ये देखो एसिटल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड, इस अभिक्रिया में कुल कितने उत्पाद बनेंगे। तो कितने बनेंगे, तो कुल उत्पाद कितने बनेंगे, 2। जल्दी नहीं करनी किसी प्रकार से, 2 उत्पाद बनेंगे इस अभिक्रिया में। इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करना, सोच लेना पहले। अब इसके बहुत सारे अणु हैं, ठीक है, और इसके भी बहुत सारे अणु हैं। अब आप देखो ये तो अल्फा हाइड्रोजन दे ही नहीं सकता, स्वाभाविक सी बात है। तो या तो ये आपस में रिएक्ट कर सकता है, और या ये H दे के इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। ये दोनों आपस में तो रिएक्ट कर ही नहीं सकते, ना ये अल्फा हाइड्रोजन दे सकता है। उसमें ऐसी स्थिति थी पीछे वाली में, दोनों अल्फा हाइड्रोजन दे सकते थे, सही है। तो वहाँ 4 बने थे, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं दे सकता। तो उसको आप लोगों ने यही देखना कि ये अल्फा हाइड्रोजन देगा, इसके साथ जुड़ सकता है, और ये अल्फा हाइड्रोजन देकर खुद के साथ जुड़ सकता है। बस 2 ही प्रोडक्ट बनाने की संभावना है। कर दोगे? तो थोड़ा सा फोकस करना है बात को, ठीक है। अब चलते हैं आगे, टिशेंको अभिक्रिया। ये तो हालांकि हमारे एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी आ जानी है, टिशेंको अभिक्रिया। टिशेंको अभिक्रिया जो है, एक और बता दूं आपको, एल्डोल संघनन वाले में जो हमने पढ़ा अल्फा हाइड्रोजन वाली बात है ना, अल्फा हाइड्रोजन वाली बात, उसमें उपस्थिति किसकी है, कौन से उत्प्रेरित अभिक्रिया है वो, अम्ल उत्प्रेरित या क्षार उत्प्रेरित? क्षार उत्प्रेरित है। अगर इसमें आपको एरो के निशान पर अम्ल दे देना, H+ दे दे, अगर एरो के निशान पर, सपोज कि एरो के निशान पर H+ दे दे, जैसे यूं CH3CHO प्लस CH3CHO और एरो पर दे दिया H+, तो क्या होता है, तो सिर्फ एल्डोल बनता है, रिएक्शन आगे नहीं होती। वो अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक नहीं बनता। समझ आ गई बात? इसका अल्फा हाइड्रोजन जैसे निकालोगे, ठीक है, और इसमें O की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो O पर माइनस आ जाएगा, C पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ इस H पर प्लस आ जाएगा, इस C पर माइनस आ जाएगा। तो H को कहाँ जोड़ोगे, H को O पर, और इस C को इस C पर, बस यहाँ रुक जाएगी रिएक्शन। CH3COH, इस C पे प्लस था, O पे माइनस था, तो इस O के साथ आके तो H जुड़ गया, और इस C के साथ आके CH2CHO जुड़ गया। बस ये रिएक्शन यहाँ रुक जाएगी, आगे नहीं होगी। समझ आ गई बात? तो अगर अम्ल उत्प्रेरित कर दे तो अंतिम उत्पाद एल्डोल होता है, और अगर क्षार उत्प्रेरित कर दे तो अंतिम उत्पाद अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक होता है। क्लियर? तो ये हमारे पास सिस्टम रहता है। ऐसे ही हम लोग आगे चले टिशेंको की ओर। तो टिशेंको अभिक्रिया जो है, वो केवल एसिटल्डिहाइड दर्शाता है। टिशेंको अभिक्रिया केवल कौन दर्शाएगा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और इसमें जो उपस्थिति ली जाती है एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया, ये एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है, जो कि एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, लुईस अम्ल की तरह। और इस अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट होता है, जो अंतिम उत्पाद होता है, वो एस्टर होता है। अंतिम उत्पाद एस्टर होता है। तो टिशेंको अभिक्रिया कौन करेगा, एसिटल्डिहाइड, अंतिम उत्पाद एस्टर, और उपस्थिति किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम
एथोक्साइड की उपस्थिति में। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसमें आपको जो बात याद रखनी है, एसिटल्डिहाइड के दो अनुभाग लेंगे, एक का अपचयन और एक का ऑक्सीकरण करोगे, एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन। सेम कैनिजारों में यही होता है, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीकरण, है ना। कैनिजारों में भी यही होता है, एक रिड्यूस होता है एक ऑक्सीडाइज होता है, इसमें भी यही होता है, एक रिड्यूस होता है एक ऑक्सीडाइज होता है। एसिटल्डिहाइड के दोनों लेते हैं, देखो CH3CHO प्लस CH3CHO, उपस्थिति ले ली एल्यूमिनियम एथोक्साइड की, तो एथ ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पे +3 होता है तो की थ्राइस आ जाएगा, क्योंकि इसका आवेश जो है वो इसके बेस में आ जाएगा ना। तो C2H5O की थ्राइस Al, इसकी उपस्थिति है, और साथ में जल लिया जाता है, HOH, जल लिया जाता है। अब एक को रिड्यूस करना है, एसिटल्डिहाइड के दोनों लिए, एक को रिड्यूस करना है एक को ऑक्सीडाइज करना है। रिड्यूस करने का तरीका क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है, कैसे जुड़ती है, हाइड्रोजन जोड़ने का तरीका बताया हुआ मैंने आपको। हाइड्रोजन जोड़ने का मेथड क्या रहता है बताओ, डबल को सिंगल करके। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक एल्डिहाइड के डबल बॉन्ड को सिंगल कर देंगे। तो डबल को सिंगल करेंगे तो क्या होगा बताओ, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो एक H यहाँ जोड़ दिया और एक H यहाँ जोड़ दिया, हो गया रिडक्शन। समझ आ गई बात, एक रिड्यूस हो गया, बचा क्या O, तो ये O जो है दूसरे में जुड़ जाएगा, तो दूसरे का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो जब एल्डिहाइड में O जुड़ता है तो अम्ल बन जाता है। ग्लूकोज से भी बनाया था अपने, ग्लूकोनिक अम्ल बनाया था ना। समझ आ गई बात। तो एक रिड्यूस हो गया एक ऑक्सीडाइज हो गया, जो रिड्यूस हुआ उससे अल्कोहल बन गया और जो ऑक्सीडाइज हुआ उससे अम्ल बन गया। सही है, क्लियर। और अम्ल और अल्कोहल जब आपस में क्रिया करते हैं तो जल निकल जाता है और एस्टर का निर्माण होता है। तो अम्ल और अल्कोहल की जब आपस में क्रिया होती है तो जल निकल जाता है और एस्टर बन जाता है। तो CH3CO, CO के आगे O, O के आगे CH2 और CH2 के आगे CH3, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ये एस्टर बन गया। समझ आ गई बात, क्लियर। सेम ऐसे ही जो है वो कैनिजारो होती है, कैनिजारो सेम टू सेम यही रिएक्शन है, कैनिजारो भी टिशेंको के जैसी है। कैनिजारो रिएक्शन वो कार्बोनिल यौगिक देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, एक एक रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। बाकी कैनिजारो की हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे, पूरी एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर हमारा रहेगा हेलो एल्केन के चैप्टर के बाद, तब हम लोग क्लियर करेंगे इसको। कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो देते हैं। और कैनिजारो जो है वो क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया है, बेस की प्रेजेंस में होती है ये। और इसमें क्या होता है, इसमें भी एक का अपचयन एक का रिडक्शन होता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का ऑक्सीकरण होता है। सेम टू सेम, जिसका अपचयन होगा वो क्या बनाएगा बताओ, अभी ऊपर पड़ा है, जिसका रिडक्शन होगा उससे क्या बना, अल्कोहल बनी थी, है ना, क्योंकि डबल को सिंगल किया था हमने, दोनों के साथ एक एक H जोड़ा था। तो जिसका अपचयन हुआ था उससे तो अल्कोहल बनती है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उससे अम्ल। लेकिन क्योंकि यहाँ क्षार लिया है तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर जाते हैं, इसलिए यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, या अगर पोटेशियम वाला ले रहे हैं तो पोटेशियम लवण बनेगा। कैसे बनेगा देखो, रिएक्शन वही है। अब हमने ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड का। अब देखो, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड, सांद्र क्षार की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया ये कंसंट्रेटेड NaOH ले लिया, कंसंट्रेटेड NaOH। अब होता वही है, ठीक है, जल होता है इसमें भी, लेकिन हमारी बुक्स में जल दिया नहीं होता, होता जल है इसके अंदर भी,
ठीक है ना, हमारी बुक्स नहीं देती, क्यों नहीं देती वो भी अभी क्लियर करूंगा मैं। तो एक का ऑक्सीकरण होगा, एक का अपचयन होगा। तो रिडक्शन जिसका होगा, मान लो इसका रिडक्शन करना है तो कैसे करोगे? अपचयन करने का तरीका क्या रहता है, रिडक्शन करने का तरीका क्या रहता है? डबल को सिंगल कर देंगे। अब क्या होगा, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। और अपचयन कर रहे हैं तो एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, ये अल्कोहल बन गया, मैथिल अल्कोहल। ये दोनों एच जोड़ दिए हमने, सही है। अब बचा ओ, तो ओ इसमें जुड़ जाएगा तो ये अमल बन जाएगा। ये अमल बन गया। क्या, कौन सा अमल बना? ओ जुड़ने के बाद प्लस HCOOH, फार्मिक अमल बन गया, सही है। अब क्योंकि उपस्थिति क्षार की है तो अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। क्या बनाते हैं बताओ? लवण और जल, है ना, सॉल्ट एंड वाटर बना देंगे, सही है। तो फार्मिक अम्ल की रिएक्शन जब आप NaOH से करवाओगे तो क्या होगा, एक तो सोडियम फार्मेट बन जाएगा, यहाँ Na आ जाएगा और साथ में जल बन जाएगा, सही है। यही होगा ना, फार्मिक अम्ल बना था, लेकिन वो फार्मिक अम्ल क्योंकि उपस्थिति क्षार की है, क्षार से रिएक्ट कर गया, सोडियम फार्मेट और जल बन गया। अब देखो जल से जल कट जाएगा, दोनों साइडों में कट गया, क्योंकि इधर जल यूज हो रहा था, इधर मिल गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कैंसिल हो गया, सही है। तो इसलिए हमारी बुक्स में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये दिखाया नहीं जाता, ये इतनी रिएक्शन दिखाता है हमारे को, वाटर मॉलिक्यूल नहीं दिखाता। तो क्या दिखाता है, ये मेथेनॉल दिखाता है और ये सोडियम फार्मेट दिखाता है। समझ आई बात? क्लियर? तो ये कैनिजारों में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है। टिशेंको सेम टू सेम थी, लेकिन उसमें क्योंकि उपस्थिति क्षार की नहीं थी इसलिए अम्ल अम्ल ही रह गया और अम्ल और अल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर बना गए। तो टिशेंको में एस्टर बन जाता है और जो कैनिजारो होती है उसमें एस्टर तक नहीं पहुंचता काम, क्योंकि अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बना देते हैं। आगे समझ? अब चले नेक्स्ट, परकिन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट हो गई हैं। परकिन अभिक्रिया है, परकिन रिएक्शन। परकिन अभिक्रिया, तो परकिन अभिक्रिया में जो रिएजेंट लिया जाता है, जो अभिकारक लिया जाता है वो एल्डिहाइड होता है, चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड होगा। जो मुख्य अभिकर्मक है वो एल्डिहाइड होगा और इसके साथ जो सहायक अभिकर्मक लिया जाता है यानी जो अन्य रिएजेंट लिया जाता है वो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब सारी रिएक्शन एक जैसी है, देखना बस ये आपने याद रखना है, एसिटिक एनहाइड्राइड और एल्डिहाइड के बीच की रिएक्शन होती है। एसिटिक एनहाइड्राइड और एल्डिहाइड के बीच क्षार की उपस्थिति यहाँ ली जाती है। उपस्थिति यहाँ किसकी होती है? क्षार की, बेस की। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। कैसे? अब अपने आप चलेगा काम, देखना, हमने कुछ नहीं करना। सेम टू सेम आप लोग जैसे एल्डोल चला रहे थे ना, जैसे एल्डोल चला रहे थे वैसे चलाते जाना इसको, ठीक है। जैसे एल्डोल चलती है वैसे ये चलेगी। अब देखो सबसे पहले मेन रीजेंट क्या है? एल्डिहाइड है, मुख्य अभिकर्मक एल्डिहाइड है। तो हमने जैसे बेंजल्डिहाइड ले लिया मान लो, प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला CH3COOCOCH3, यही फार्मूला है। उपस्थिति दे दी क्षार की, पेपर में देगा, एग्जाम में देगा ना आपको, जैसे प्रेजेंस दे दी NaOH की, और यहाँ दे देगा कोई भी अम्ल दे देगा, सिनेमिक अम्ल बनता है वैसे यहाँ अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, या इतना ही दे देता है। दी गई अभिक्रिया है तो आपको यहाँ से देख लेना है कि एक तो एल्डिहाइड दिया है
और एक एसिटिक एनहाइड्राइड दिया है, तो इट मीन उपस्थिति क्षार की दी है, तो परकिन रिएक्शन है ये। समझ आई बात? यहीं से हिंट मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, मैं एक टेबल भी आपको शेयर कर दूंगा अभी बैच के अंदर ही, ठीक है। वो टेबल आप नोट कर लीजिएगा, उस टेबल के अंदर सारी कहानी लिखी हुई है, वो टेबल आप लोग लर्न कर लीजिएगा, आपका प्रश्न अटेम्प्ट होगा 100%। अब होता क्या है इसमें, देखो इसमें क्या होगा, सेम टू सेम जैसे अल्डोल हुआ था, इसे अल्फा हाइड्रोजन निकालो, अलग कर लो अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन अलग करके दिखाएं, तो यहाँ 2 H रह गए और ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, सही है। H पे क्या आएगा प्लस, CH2 पे क्या आएगा माइनस, अल्फा हाइड्रोजन पॉजिटिव, CH2 माइनस। अब इसमें बताओ किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, एल्डिहाइड ग्रुप में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, O की, तो O पे क्या आ जाएगा, O पे क्या चार्ज आएगा माइनस। तो अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं इनकी, ठीक है। सेम ये एल्डोल वाली, कुछ भी चेंज नहीं होना है, रिएक्शन वही चलनी है। देखो आप, ये माइनस ये प्लस, आगे H पड़ा है। अब आप बताओ O के साथ, अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड जोड़ना है इसमें, तो O के साथ क्या जोड़ोगे बताओ, O के साथ H, तो O के साथ हमने H जोड़ दिया, H, और आगे क्या जुड़ जाएगा, C के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH2 CO O CO CH3, ये जुड़ गया, CH2 CO O CO CH3, सही है, क्लियर। अब क्या किया था बताओ अल्डोल में, आगे क्या किया था अल्डोल में, जल निकाला था, H2 निकाला था, तो ये OH गया और अल्फा स्थिति से H गया, सही है। तो ये OH गया और अल्फा स्थिति से H गया, तो जब अल्फा स्थिति से H गया, ये OH गया, जल निकला, H2 निकल गया यहाँ से, और जो एनहाइड्राइड है उसी के साथ ये जो जल काणु है ये रिएक्ट कर जाता है, जल काणु उसी के साथ क्रिया कर जाता है और उसको तोड़ देता है, जल अपहरण कर देता है उसका, तो HOH, और ये तोड़ देता है इस एनहाइड्राइड को तोड़ देता है। एनहाइड्राइड में जब जल जुड़ता है तो अम्ल बनता है, ये तो पता है ना, अम्ल से जल निकलता है तो एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड में जल जुड़ता है तो अम्ल, तो वो जल जो निकला है वो इससे रिएक्ट कर गया और अम्ल बना गया, इधर से एसिटिक अम्ल अलग हो गया, देखो हो गया एसिटिक अम्ल अलग अलग हो गया ना, तो माइनस CH3COH, एसिटिक अम्ल को अलग कर दिया कॉर्नर वाले को। अब जो बचा लिखो वल्ले, फिर CH, ये CH बच गया, और यहाँ कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल, आगे क्या बचा CH के आगे COOH, ये बन गया सिनेमिक अम्ल। सेम टू सेम रिएक्शन है, देखो या नहीं, सेम रिएक्शन है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो हमें जो है एल्डोल अगर क्लियर होगी ना, तो कई रिएक्शन जो है वो क्लियर हो जाएंगी, सेम ही चलेंगी सारी, देखना आप लोग, कुछ भी नया नहीं आने वाला है, सेम टू सेम चलती जाएंगी। तो अब आगे चले हम लोग, तो अगली रिएक्शन हमारे पास आती है, तो इसमें वापस देख लें आपने क्या लिया, एल्डिहाइड के साथ किसकी रिएक्शन कराई, परकिन में किसकी रिएक्शन कराई, आगे एसिटिक एनहाइड्राइड की, क्या हुआ उसमें, एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड, अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड वहाँ बनता है। और कई बार क्या होता है एग्जाम में, एल्डिहाइड की रिएक्शन जो है ना वो एनहाइड्राइड से ना कराकर एस्टर के साथ भी दे दी जाती है, वो भी परकिन के एग्जाम्पल में मानी जाती है, एस्टर के साथ दे देता है, जैसे रिएक्शन वही रहती है, देखो जैसे ये दे देगा बेंजल्डिहाइड प्लस CH3COO C2H5, और आगे बना देगा अल्फा बीटा असंतृप्त, या सिनेमिक अम्ल लिख देगा सीधा, सिनेमिक अम्ल, और रिएक्शन पूछ लेगा कौन सी है, तो ये भी परकिन का ही एग्जाम्पल मानी जाती है, ये परकिन ही,
ठीक है, क्योंकि वही सेम चीज़ बननी है। देखो आप यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, वही अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेंगे, कर दोगे ना रिएक्शन सेम। यहाँ ये जुड़ जाएगा, यहाँ ये जुड़ जाएगा, फिर जल निकलेगा और यहाँ वो आकर तोड़ देगा इसको HOH, तो ये अल्कोहल निकल जाता है और यहाँ भी अम्ल बन जाता है। देखो COOH, सिनेमिक अम्ल बन गया। इसको भी परकी नहीं मानते हैं, इसको भी परकी नहीं मानते हैं हम लोग। क्लियर। अब आती है नोमने जेल, नोमने जेल रिएक्शन या नोमने जल भी लिखा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिएक्शन कराई जाती है एल्डिहाइड होता है, इसमें भी अभिकर्मक, अभिकर्मक इसमें भी एल्डिहाइड होता है, लेकिन जो एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं ना वो मेलोनिक एस्टर के साथ करवाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रीजेंट एल्डिहाइड ही है, एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे, मेलोनिक एस्टर से। मेलोनिक एस्टर से पहले तो मेलोनिक अम्ल पता होना चाहिए आपको क्या होता है। ऑक्जेलिक अम्ल के बीच में अगर एक कार्बन लगा दें तो ये मेलोनिक अम्ल होता है, ये होता है मेलोनिक अम्ल, ये मेलोनिक अम्ल है। और अगर इस H को हटाकर आप लोग एल्किल ग्रुप लगा देते हो तो ये मेलोनिक एस्टर होता है, ये होता है मेलोनिक एस्टर। और रीजेंट यहाँ भी वही एल्डिहाइड है, C6H5CHO, उपस्थिति वही क्षार की है, सेम टू सेम। बस बात ये ध्यान रखनी है कि अगर मेलोनिक एस्टर दे दिया तो नोमने जेल रिएक्शन हो जाएगी, समझ गए। मेलोनिक एस्टर दे दिया आपको, अगर एल्डिहाइड के साथ मेलोनिक एस्टर दे दिया जाता है, एल्डिहाइड के साथ अगर एनहाइड्राइड या सीधा एस्टर दे दिया जाता है तो परकिन, और मेलोनिक एस्टर दे दिया जाता है तो नोमने जेल हो जाएगी। ठीक है, उपस्थिति वही क्षार की रहेगी, प्रेजेंस वही बेस की रहेगी, और बनेगा वही अल्फा बीटा है संतृप्त अम्लीय, अल्फा बीटा है संतृप्त अम्लीय। रिएक्शन सेम है। देखो आप, अब ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसको अलग करके रख लो एक को, तो ये अलग करके दिखा दिया इसको। अब बताओ H पे क्या आएगा, प्लस, CH पे क्या आएगा, माइनस। अब बताओ कैसे जोड़ोगे, पता ही है आपको या नहीं। सेम ही चलनी है सारी बातें, जोड़ दोगे। कहाँ जोड़ोगे H को, O से, और CH को C से, तो बस वही रिएक्शन लिख दो। देखो वापिस C6H5CH, यहाँ O के साथ H जुड़ गया, OH बन गया, तो CH O के साथ H जुड़ गया, OH बन गया। आगे ये वाला CH जुड़ जाएगा, CH और CH के साथ आगे COOC2H5, COOC2H5। अब क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, जल निकाल लोगे, H2 निकाल लोगे, HOH, OH ये गया, अल्फा स्थिति से H निकाल लोगे, HOH। ठीक है, और इनका जल बटन करा दोगे, इनका जो है वो जल बटन करा दोगे, तो HOH HOH, तो यहाँ से C2H5OH, यहाँ से भी C2H5OH गया, तो क्या मिला, C6H5CH डबल बॉन्ड C COOH COOH। सही है, इधर भी COH मिल गया, इधर भी COH मिल गया, हो जाएगा। अब क्या होगा, CO2 निकल जाएगी, एक डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है इसका, लास्ट में CO2 निकल जाती है एक, और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जाता है, ये लास्ट में डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ से CO2 निकलती है, तो C6H5CH डबल बॉन्ड, अब यहाँ C बच गया, यहाँ H बच गया, ये भी CH, आगे COOH, ये बन गया सिनेमिक एसिड। लास्ट में डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है और सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है। आगे बात समझ। तो ये आपके पास रिएक्शन आ जाती है, कौन सी, नोमने जेल रिएक्शन। क्लियर, चले आगे। अब आगे चले हम लोग, तो आती है रीफॉर्मेट्स, रीफॉर्मेट्स की, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, रीजेंट वही एल्डिहाइड ही, ठीक है, मुख्य अभिकर्मक वही एल्डिहाइड,
और जो रिएक्शन करवाई जाएगी अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ, अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ, अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ, और जो उपस्थिति होती है इसमें वो जिंक की उपस्थिति, साथ में जिंक लेते हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ, तो क्या बनेगा ArCHO, AR लिख देते हैं अपने शॉर्ट में, बनना वही है इसमें भी सिनेमिक अम्ल ही, ठीक है। परकिन, नोवनेजेल और रीफॉर्मेट्स की तीनों में सिनेमिक अम्ल ही बनता है। तो एल्डिहाइड प्लस अल्फा ब्रोमो एस्टर, एस्टर ले लो पहले तो, जैसे एथिल एसीटेट ले लिया CH3COO C2H5, अब अल्फा स्थिति पे हमने क्या जोड़ना है, ब्रोमो, ब्रोमो जोड़ना है, अल्फा ब्रोमो, और साथ में क्या लेना है, जिंक, जिंक। तो आपको ये जिंक दिख जाए, अल्फा ब्रोमो एस्टर दिख जाए, तो रीफॉर्मेट्स की का एग्जांपल है ये, क्लियर। अब क्या होगा देखो, Br पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और Zn पे क्या होता है, Zn पे प्लस, तो Zn जो है वो यहाँ आके कार्ब धात्विक यौगिक बना देता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना देता है। तो ArCHO ये तो ऐसे ही रह जाता है, और Zn जो है वो यहाँ आ जाता है, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिक बना देता है, कार्बन के साथ जुड़ गया है Zn, जुड़ गया ना कार्बन के साथ, तो ये बन गया कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब आप बताओ Zn पे क्या चार्ज होगा, प्लस, और इस पे माइनस, सेम वही चीज देखो, ZnBr यहाँ जुड़ जाएगा और C यहाँ जुड़ जाएगा, सेम हो गया, देखो वापस चल पड़ेगा आगे काम, सेम ही चीज आ जाती है बाद में। अब क्या बनेगा देखो, ArC सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, C का बॉन्ड खाली, O का बॉन्ड खाली, क्या जोड़ोगे बताओ O के साथ, ZnBr, O के साथ जुड़ जाएगा ZnBr, और C के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH2 COO C2H5। अब जल अपघटन कराओगे, जल अपघटन, जल अपघटन कराओ, अब इसको HOH ये निकल गया, ऐसे यहाँ HOH ये निकल गया, सही है, ये रिमूव हो गए, तो क्या बना, ArCH, यहाँ O के साथ H आ गया, O के साथ H आ गया, OH आगे CH2 COOH। अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करें, इसमें से H2O निकाल देंगे, ये OH जाएगा, और अल्फा स्थिति से H चला जाएगा, वही सिनेमिक अम्ल वापस मिल गया, ArCH डबल बॉन्ड CH COOH। तो परकिन है, नोवनेजेल है, और रीफॉर्मेट्स की है, तीनों का उत्पाद क्या बनेगा, सिनेमिक अम्ल, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, क्लियर है। अब क्लेजन संघनन, क्लेजन संघनन, अब क्लेजन 3 बार आ गया आपके पास, एक तो सिग्मा ट्रोपिक में पढ़ा था आपने, वो क्लेजन रीअरेंजमेंट था, ठीक है, क्लेजन पुनर्विन्यास, एक पढ़ा था क्लेजन कोप पुनर्विन्यास पढ़ा था ना, और एक अब आ रहा है क्लेजन संघनन, ये ध्यान रखना, अब क्लेजन क्लेजन करके 3 नाम आ गए, क्लेजन पुनर्विन्यास, क्लेजन कोप पुनर्विन्यास, और क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन संघनन में क्या होगा, या तो आपको कीटोन प्लस एस्टर देगा, ये हिंट ध्यान रखना बस जो बता रहा हूँ आपको, या तो कीटोन प्लस एस्टर देगा, ठीक है, और या एस्टर प्लस एस्टर देगा, एस्टर प्लस एस्टर या कीटोन प्लस एस्टर। और अगर एस्टर प्लस एस्टर दे रहा है, या पहले हमने क्या लिखा, कीटोन प्लस एस्टर लिखा, तो पहले इसी को देख लें, कीटोन प्लस एस्टर दे दिया, मान लो कीटोन प्लस एस्टर, तो कीटोन क्या हो गया, CH3 COCH3, और एस्टर हो गया CH3 COO C2H5, सही है। अब होता क्या है देखो,
एस्टर में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ओ पर क्या आ जाएगा माइनस, सी पर क्या आ जाएगा प्लस, सही है। अब यहां इससे अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, इससे अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन निकाले तो CH2H, तो H पे क्या आ जाएगा प्लस, CH2 पे क्या आ जाएगा माइनस। अब दिख रहा है साफ किसको किसके साथ जोड़ोगे, H को किसके साथ जोड़ोगे, H को O के साथ, और ये एस्टिल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, तो ये बन गया CH3CO CH2 CH3CO CH2, और इसके साथ आगे क्या जुड़ गया एसिटिल ग्रुप COCH3, सही है। और साथ में बन गया C2H5OH। तो जब आपने कीटोन और एस्टर लिया है तो ये डाई कीटोन बन गया, डाई कीटोन बन गया, डाई कीटोन, और दोनों कीटोन एक दूसरे की बीटा पोजीशन पर है, तो क्या बोलते हैं बीटा डाई कीटोन। लग गया पता, बना दोगे। अब एस्टर प्लस एस्टर लेके देखो, एस्टर प्लस एस्टर, अगर एस्टर प्लस एस्टर लेते तो क्या होता, तब बनता बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। प्रोसेस सेम रहेगी, एक को यूं तोड़ना है, एक से अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है। एक को तो इस तरह तोड़ लोगे, एक से अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे। तो एस्टर जैसे मैंने एथिल एसीटेट ले लिया प्लस एथिल एसीटेट ले लिया, अब क्या करोगे, एक को तो यूं ही तोड़ोगे, O पे माइनस C पे प्लस, एक से अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे, तो ये अल्फा स्थिति है, ठीक है। तो यहां से हम लोग अल्फा हाइड्रोजन निकाल लें, तो क्या आएगा H पे प्लस CH2 पे माइनस, कंडीशन वही रहेगी, ठीक है ना, जो ऊपर वाली थी कीटोन प्लस एस्टर वाली रहेगी। उसमें एस्टर वाला तोड़ा बॉन्ड हमने और कीटोन से अल्फा हाइड्रोजन निकाला। अब एस्टर प्लस एस्टर है तो एक एस्टर वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और दूसरे एस्टर से अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेंगे, हो जाएगा। अब H को किसके साथ जोड़ोगे, H को O के साथ, और इस C को इस C के साथ, ठीक है। तो बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा आपके पास, देखो देखो क्या बना, यार आ CH2 COO C2H5 ये बच गया, CH2 COO C2H5 ये बच गया, और इसमें एसिटिल समूह ग्रुप एस्टिल ग्रुप आगे जुड़ गया, तो एस्टिल ग्रुप जुड़ गया यहाँ आके CH3CO, सही है। अब देखो ये अल्फा है ये बीटा है, बीटा कीटो एस्टर बनेगा, बीटा कीटो एस्टर। तो जब एस्टर प्लस एस्टर दे देगा तो क्या बनेगा, बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा। और कीटोन प्लस एस्टर दे देगा तो बीटा डाई कीटोन बन जाएगा। आ रही बात समझ। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही कलेजन कंडेंसेशन, इसका क्वेश्चन आया, परकिन का क्वेश्चन भी आया है, तो ये ध्यान रखिएगा। दोनों परकिन है, ये है नोनेजेल है, ये इनके क्वेश्चन आए हैं। परकिन तो बहुत बार पूछी है पेपर के अंदर आपके पास। अब सिंपल सी बात है, एस्टर प्लस एस्टर दे दे, कीटोन प्लस एस्टर दे दे तो कलेजन में जाएगी, ठीक है। एस्टर प्लस एस्टर दे दे, कीटोन प्लस एस्टर दे दे तो किस में जाएगी, कलेजन में। और एल्डिहाइड प्लस एस्टर दे दे तो परकिन में, एल्डिहाइड प्लस एस्टर दे दे तो परकिन है, या एल्डिहाइड प्लस एनहाइड्राइड दे दे तो परकिन है। आगे बात समझ। और अगर मेलोनिक एस्टर दे दे, मेलोनिक एस्टर तो नोवनेजेल है, एल्डिहाइड प्लस मेलोनिक एस्टर नोवनेजेल है। और जिंक दे दे और साथ में अल्फा ब्रोमो एस्टर दे दे तो रीफॉर्मेट्स की है। एक एक हिंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले आगे, बस एक दो रह गई हैं। अब आगे आ जाएगी आपके पास विटिक, विटिक के बाद आ जाएगी मैनिच, और मैनिच के बाद एक स्टोबे, स्टोबे है ना, विटिक मैनिच स्टोबे। और बेंजोइन अगर करनी है, बेंजोइन है शायद ना सिलेबस में, बेंजोइन भी है। 3-4 रिएक्शन रह गई हैं तो वो भी अपने देख लेते हैं। विटिक, विटिक अभिक्रिया, विटिक अभिक्रिया
अब विटिक अभिक्रिया में क्या होता है, अब हिंट इसके थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे आपको कि क्या क्या देगा आपको ना, क्योंकि इसमें क्या है अपने को रिएक्शन देते ही क्या है पता लग जाना चाहिए कौन सी रिएक्शन दी। पूछता हमारे से सिंपल है, रिएक्शन दी होती है और पूछ लेता है कौन सी रिएक्शन है ना, पूछेगा ऐसा ही क्वेश्चन। या फिर क्या होगा, वो रिएक्शन देके प्रोडक्ट बना देता है पूरा और पूछ लेता है कि दी गई अभिक्रिया कौन सी है, या यूँ दे देगा नीचे 4 अभिक्रियाएं दी होगी और पूछ लेगा इनमें से विटिक अभिक्रिया कौन सी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पुट होते हैं सिंपल ही। तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखना है, विटिक में आपने क्या हिंट मिलेगा आपको, इसमें फास्फोरस लगा हुआ मिलेगा। विटिक में क्या लगा हुआ मिलेगा, फास्फोरस, ये हिंट है एक, ठीक है। विटिक अपने जब आइडेंटिफाई कर रहे होंगे ना तो अपने को बीच में फास्फोरस लगा हुआ दिखेगा, फास्फोरस लगा हुआ दिखेगा, पी लगा हुआ दिखेगा विटिक में, वी में पी लगा होगा, वी में वी यानी विटिक में पी, फास्फोरस लगा हुआ होगा। रिएक्शन क्या होती है, ये कीटोन लेते हैं इसके अंदर, कीटोन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, कीटोन होता है, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो उससे फर्क नहीं पड़ता, होगा कीटोन, ठीक है, कीटोन होगा। और कीटोन की जो रिएक्शन है ना वो होगी ट्राइफेनिल फास्फोमेथिलीन के साथ, ट्राइफेनिल फास्फोमेथिलीन के साथ, ट्राइफेनिल फास्फोमेथिलीन के साथ। और इसमें जो मध्यवर्ती बनता है वो भी ध्यान रखना, प्रोडक्ट तो बनता है इसमें एल्कीन, रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन, प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। मध्यवर्ती इसका याद रखिएगा, इसका जो मध्यवर्ती बनता है वो 4 सदस्य वलय युक्त बनता है, 4 सदस्य वलय युक्त मध्यवर्ती बनता है इसमें, जिसको हम लोग बिटेन मध्यवर्ती बोलते हैं। इसके मध्यवर्ती को क्या कहा जाता है, बिटेन। अब देखो विटिक में बिटेन मध्यवर्ती बनेगा, वी बी रह जाएगा याद, वी बी, विटिक, देखो इधर भी विटिक इधर भी विटिक, हो सकता है विटेन हो, वो विटिक का वीट के साथ एन लिया हो, विटेन, विटेन हो, किताबों में बिटेन लिखा होता है, ठीक है, बिटेन मध्यवर्ती बोलते हैं, 4 सदस्य वलय युक्त बिटेन मध्यवर्ती। पहले तो अभिक्रिया देखते हैं क्या होगी, क्योंकि अभिक्रिया बहुत आसान है, फिर हम लोग जो है पूरी प्रोसेस भी देखेंगे और बिटेन मध्यवर्ती भी आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा कि कैसे बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा इजीली आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये बिटेन मध्यवर्ती यहाँ बना है। पहले तो रिएक्शन देखें, तो रिएक्शन जो है कीटोन की ट्राइफेनिल फास्फोमेथिलीन के साथ अभिक्रिया है, कीटोन की अभिक्रिया ट्राई फास्फोमेथिलीन, तो कीटोन हो गया RCOR, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है, ट्राइफेनिल फास्फीन, तो फास्फोरस के साथ 3 फेनिल लगा दो, फेनिल यानी C6H5, फेनिल C6H5, फेनिल C6H5, ये होगा ट्राइफेनिल फास्फीन। अब इसमें मैथिलीन ग्रुप और जोड़ना है, मैथिलीन, फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है बताओ, 3 और 2 5, 3 और 5 बॉन्ड बना सकता है फास्फोरस, 3 तो यहाँ बनाए हुए हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड से आप लोग मैथिलीन ग्रुप लगा दो, डबल बॉन्ड CH2, और बाकी आपको यहाँ हिंट मिल जाना चाहिए कि फास्फोरस आ गया मतलब विटिक अभिक्रिया है, ठीक है, विटिक अभिक्रिया है। अब होगा कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल सी बात है, इधर से ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर से ये डबल बॉन्ड टूटेगा। अब समझ रहे हो कौन कहाँ जुड़ेगा, जाके जोड़ दोगे, RCR, 2 बॉन्ड फ्री हो गए कीटोन वाले के, और ये CH2 यहाँ आके जुड़ जाएगा, ये अल्कीन बन गई, रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, और ये O वहाँ जुड़ जाएगा जाके, समझ गए। तो फेनिल 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 आगे फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O आ गया, बस ये रिएक्शन, रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, दोनों का डबल बॉन्ड तोड़ना है, और CH2 उधर और O उधर, तो अल्कीन बन जाती है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन बनता है। लेकिन इसमें मध्यवर्ती कैसे बना वो देखो, वो भी बिल्कुल आसान है, आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे तो बड़े आराम से आप लोग जो है मध्यवर्ती बना देंगे। जैसे ये कीटोन है देखो, और ये आपके पास
मैथिलीन ट्राइफेनिल फास्फेटीन लिया हुआ, ठीक है। अब सी और ओ में से बताओ किसकी विद्युतलीनता ज़्यादा है? ओ की। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। अब बताओ ओ पे क्या चार्ज आएगा? ऊपर नेगेटिव, सी पर पॉजिटिव। अब इधर CH2 पर नेगेटिव, P पर पॉजिटिव। अब देखो, अब इस नेगेटिव के साथ ये वाला पॉजिटिव जुड़ जाएगा और पॉजिटिव के साथ ये वाला नेगेटिव जुड़ जाएगा। तो बताओ चक्रिया बनेगा नहीं बनेगा? बताओ, बन गया ना भाई। ये तो है CO, C पॉजिटिव, O नेगेटिव, और ये है PCH2, ऐसे लिख देंगे। P पॉजिटिव है और CH2 नेगेटिव है। तो अब देखो क्या होगा, ये C जो है C के साथ जुड़ जाएगा और P जो है वो O के साथ जुड़ जाएगा। देखो 4 सदस्य वाली बनेगी या नहीं बनेगी? बताओ। तो ये बन गई 4 सदस्य वाली वलय। P के साथ 3 फेनिल और लगे हैं, वो लगा दो, और इसके साथ 2 एल्काइल लगे हैं, लगा दो। ये बोलते हैं बिटेन मध्यवर्ती। आगे समझ। अब ये बॉन्ड टूट जाता है यहाँ से, तो इधर से अल्कीन निकल जाता है, इधर से ट्राइफेनिल फास्फोक्साइड निकल जाता है। आगे समझ। और ये जो मध्यवर्ती है इसको बोला जाता है बिटेन मध्यवर्ती। ये जो 4 सदस्य वाला मध्यवर्ती बनता है बीच में, इसको क्या बोलते हैं? बिटेन या विटेन, याद रख लो। विटिक में विटेन मध्यवर्ती बनता है। ऑक्सीफास्फेटीन, ऑक्सीफास्फेटीन, ऑक्सीफास्फेटीन मध्यवर्ती, बिटेन मध्यवर्ती, ऑक्सीफास्फेटीन, साइक्लिक ऑक्सीफास्फेटीन, बिटेन मध्यवर्ती। आ गए समझ? तो ये आपके पास विटिक अभिक्रिया है। उसके बाद चलें मैनिच। मैनिच रिएक्शन। मैनिच रिएक्शन, तो मैनिच रिएक्शन में आपको सेकेंडरी एमीन दी होगी, द्वितीयक एमीन दी होगी, ये हिंट मिल जाएगा आपको। विटिक में फास्फोरस लगा होगा, मैनिच में सेकेंडरी एमीन दी होगी, सेकेंडरी एमीन। इसमें जो रीजेंट होते हैं वो फार्मल्डिहाइड होगा, फार्मल्डिहाइड होगा, फार्मल्डिहाइड। इसके अलावा इसमें जो सेकेंडरी एमीन आनी है, द्वितीयक एमीन तो आएगी आएगी। इसके अलावा कोई भी विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक, चाहे वो पाइरोल हो, चाहे वो थायोफिन हो, चाहे वो फ्यूरेन हो, चाहे तो वो पाइरोल हो, ठीक है, चाहे वो थायोफिन हो जाए, कोई सा भी हो, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक आपको दिया हो। आगे बात समझ। बाकी सेकेंडरी एमीन देख के आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आपको रिएक्शन दी होगी और पहचानना होता है। उत्पाद ध्यान रखिएगा क्या बनता है। मैनिच रिएक्शन में द्वितीयक एमीन लेते हैं और तृतीयक एमीन बनती है। क्या बनता है? तृतीयक एमीन। द्वितीयक एमीन लेते हैं, तृतीयक एमीन बनती है, जिसे मैनिच क्षार कहते हैं। मैनिच क्षारक, मैनिच क्षारक तृतीयक एमीन बनती है। तृतीयक एमीन की प्रकृति क्षारीय होती है ना, एमीन की प्रकृति क्षारीय है ना, तो इसको मैनिच क्षारक बोला जाता है। तो सेकेंडरी एमीन लेते हैं और टर्शरी एमीन बनती है। तो हमारे पास रीजेंट क्या क्या है देखो। जो हमारे पास रीजेंट है उसमें एक तो फार्मल्डिहाइड है, HCHO है, और सेकेंडरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन। इसके अलावा विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक कोई सा भी ले लो आप, जो आपकी इच्छा है। जैसे ज़्यादातर पाइरोल लिया होता है तो हम लोग पाइरोल ले रहे हैं। अल्फा स्थिति वाला ऑर्थो वाला जो हाइड्रोजन हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें बिल्कुल साथ वाला एक्टिव हाइड्रोजन यूज़ किया जाएगा और यहाँ से जल निकलेगा।
ये जल निकलेगा, ये जल निकलेगा इस तरह से, ठीक है। अब आप देखो क्या बना, अपने आप सोचे हम लोग कि क्या बनेगा यहाँ। अब आप बताओ सी के कितने बॉन्ड खाली हुए, सी के 2, इसके कितने खाली हुए 1, इसके कितने खाली हुए 1। तो क्या करोगे, कैसे सेट करोगे बताओ। सी के 2 बॉन्ड खाली हुए हैं, एक इधर जोड़ दोगे, एक इधर जोड़ दोगे, सही है। तो क्या बना देखो, एक तो सी का बॉन्ड यहाँ जुड़ गया तो CH2 रह गया, यहाँ देखो CH2 रह गया ना, CH2 वो तो चला गया, 2 CH बच गए, यानी CH2, एक C बच गया, 2 H बच गए, CH2। और C का एक बॉन्ड इस साइड जुड़ जाएगा N के साथ, और N के साथ पहले से 2 R जुड़े हुए हैं, तो ये बन गया तृतीयक एमीन। देखो टर्शरी एमीन बन गया ना, तृतीयक एमीन यहाँ पे। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है। आगे समझ। तो ये रिएक्शन इस तरह से पूरी होती है। तो तृतीयक एमीन जो है इसमें प्राप्त होता है हमारे को 3 डिग्री एमीन। तो मैनिच रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है क्या, सेकेंडरी एमीन देगा, सेकेंडरी एमीन। अब एक बार रिपीट करो, पर्किन में क्या हिंट मिला, पर्किन में एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड के साथ या तो एनहाइड्राइड होगा या एस्टर, ठीक है, समझ गए पहली बात। पर्किन में एल्डिहाइड के साथ एनहाइड्राइड या एस्टर। फिर आई हमारे पास नोवेनेजेल, नोवेनेजेल में क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड के साथ मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर दिया होगा। फिर आई रीफॉर्मेट्स की, रीफॉर्मेट्स की में क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, साथ में अल्फा ब्रोमो एस्टर और जिंक होंगे, तीनों का उत्पाद सेम, अल्फा बीटा है संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, सही है। उसके बाद आई हमारे पास कलेजन, कलेजन में क्या होगा, कीटोन प्लस एस्टर होगा, तो बीटा डाई कीटोन बन जाएगा, या एस्टर प्लस एस्टर होगा तो बीटा कीटो एस्टर बना होगा, क्लियर। उसके बाद आई विटिग, विटिग में क्या होगा, फास्फोरस वाला आएगा, हिंट मिल जाएगा आपको, हो जाएगा। तो फास्फोरस लगी हुई आएगी, एल्कीन बनेगा, उत्पाद के रूप में एल्कीन बनेगा। तो कीटोन की रिएक्शन जो है ट्राइफेनिल फास्फोमेथिलीन के साथ होती है और एल्कीन बनता है। और मध्यवर्ती कैसा था इसमें, 4 सदस्य वाला बिटेन मध्यवर्ती, मध्यवर्ती भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद चले हम लोग तो मैनिच, मैनिच में क्या होगा बताओ, मैनिच में सेकेंडरी एमीन आएगी फॉर्मल्डेहाइड के साथ और आगे टर्शरी एमीन बनी हुई मिलेगी, क्लियर। तो ये देखो बड़ी आसान है, 1 2 3 4 5 6 होगी। फिर एक एल्डोल हमने पढ़ी थी, एक कैनिजरो पढ़ी थी, एक टिशेंको पढ़ी थी, 6 और 3 9 होगी। देखो आप समझ आई या नहीं आई बात। अब आगे चले बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन जो है ये केवल बेंजल्डिहाइड देते हैं और इसमें उत्पाद बेंजोइन बनता है, बेंजोइन प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बेंजोइन बनता है। और देगा कौन, केवल और केवल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये विक्रिया देते हैं और बेंजोइन जो है वो बनता है। इसमें उपस्थिति इसमें साइनाइड और अल्कोहलिक KOH की लेते हैं, साइनाइड प्लस अल्कोहलिक KOH ये प्रेजेंस होती है। साइनाइड प्लस साइनाइड कोई भी हो सकता है, पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड, KOH और NaOH हो सकते हैं। तो साइनाइड प्लस अल्कोहलिक KOH यानी साइनाइड प्लस अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस लेते हैं। बेंजल्डिहाइड प्लस बेंजल्डिहाइड, अब इसमें कैसे करोगे देखो, इसमें इसको यूं तोड़ना है अपने, H पे प्लस CO पे माइनस, H पे प्लस हो जाएगा
CO पे माइनस हो जाएगा और दूसरे को यूँ शिफ्टिंग देनी है, दूसरे को यूँ शिफ्टिंग देनी है, तो C पे प्लस आ जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा। अब O के साथ क्या जोड़ोगे, O के साथ H और इधर जुड़ जाएगा COC6H5, COC6H5। तो ये बन गया बेंजोइन, ये बेंजोइन बन गया, इसको बोला जाता है बेंजोइन। आगे समझ, C6H5 भी लिख सकते हो सीधा, है ना। ये बेंजोइन उत्पाद बन गया। तो बेंजोइन संगठन में बेल्जनडेड लेगा, बेंजोइन बनाया होगा, तो बेंजोइन आपको पता होना चाहिए भी क्या होता है, तो तुरंत रिएक्शन पता लग जाएगी। इसीलिए कभी पूछता भी नहीं वो बेंजोइन संगठन, क्योंकि ये पता लग जाती है तो आता ना, तो इसलिए बहुत रेयर चांस है कि बेंजोइन संगठन आपसे पूछा जाए। हो जाएगा। अब आती है स्टोबे। स्टोबे रिएक्शन। स्टोबे में क्या होगा, स्टोबे में कीटोन प्लस सक्सिनिक एस्टर, तो स्टोबे सक्सिनिक एस्टर, हिंट मिल जाएगा। स्टोबे में क्या लेना है, सक्सिनिक एस्टर लेते हैं, सक्सिनिक एस्टर, और इसका जो उत्पाद होता है वो असंतृप्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसमें डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, असंतृप्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कीटोन की रिएक्शन सक्सिनिक एस्टर से, पहले तो सक्सिनिक अम्ल पता होना चाहिए आपको, सक्सिनिक अम्ल क्या होता है। मेलोनिक अम्ल क्या था, पहले तो ऑक्जेलिक अम्ल तैयार करो, ये ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल में अगर एक कार्बन एंटर करा दो तो मेलोनिक अम्ल बन जाता है, ये मेलोनिक है। मेलोनिक में अगर एक कार्बन और एंटर करा दो तो सक्सिनिक बन जाता है, ये सक्सिनिक अम्ल है। आगे समझ, ये सक्सिनिक अम्ल है। अब अपने को क्या चाहिए, सक्सिनिक एस्टर। तो एस्टर कैसे बनाएंगे, एस्टर H हटा देंगे और एल्किल ग्रुप लगा देंगे, C2H5 C2H5, ये बन गया। प्लस कीटोन, रिएक्शन वैसे ही होगी जैसे पहले हो रही थी। अब इसमें तो वही O पे माइनस C पे प्लस, और इससे अल्फा हाइड्रोजन अलग कर लो, अल्फा हाइड्रोजन अलग कर लो, तो H पे प्लस CH पे माइनस, सेम टू सेम वही रिएक्शन चल पड़ी जो हम शुरू में कर रहे थे। लगभग सारी रिएक्शंस वैसी हैं, देख लो आप, और बाकी जो नहीं है ना वैसी, वो आसान है। अब देखो क्या बना, CH3 C पे प्लस O पे माइनस, और C के साथ में CH3 और जुड़ा हुआ है। अब बताओ O के साथ क्या जोड़ोगे, O के साथ H प्लस, तो O के साथ तो H जुड़ गया, और C के साथ क्या जुड़ जाएगा, C के साथ O के साथ तो H जुड़ जाएगा। CH COO C2H5 CH2 COO C2H5, ये बन गया। अब इसका जल अपघटन करा दोगे, तो जल अपघटन कराओ, HOH HOH, तो यहाँ से एथिल अल्कोहल बाहर, यहाँ से भी एथिल अल्कोहल बाहर, अम्ल बन गया। देखो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, CH3 CH3OH CH COOH CH2 COOH। अब क्या करोगे बताओ, अब H2 निकालोगे, H2 निकालोगे तो ये OH गया और ये H चला जाएगा, ये H चला जाएगा। अब क्या बनेगा, CH3 CH3, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, C आगे COOH, फिर CH2 COOH, ये बन गया। अब जो नोवने जेल थी ना, जिसमें हमने मेलोनिक एस्टर लिया था ना नोवने जेल में मेलोनिक एस्टर, उसमें क्या था, दोनों COH एक ही कार्बन से जुड़े हुए थे, तो हमने लास्ट में V कार्बोक्सिलीकरण कर दिया था उसका, सही है।
अब इसमें दोनों COH अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, बस इतना ही फर्क है दोनों में। और कीटोन की जगह हमने क्या लिया हुआ था, नॉन-जेल में एल्डिहाइड लिया हुआ था। आगे समझ? तो नॉन-जेल और स्टोबे सेम है, बस फर्क क्या है, नॉन-जेल में एल्डिहाइड लिया था, स्टोबे में कीटोन लिया है। और नॉन-जेल में मेलोनिक एस्टर लिया था और स्टोबे में सक्सिनिक एस्टर लिया है। जब हमने मेलोनिक एस्टर लिया था तो लास्ट में दोनों COH एक ही कार्बन से मिले थे, तो हमने डी कार्बोक्सिलेशन कर दिया था उसको। हो जाएगा। एक लास्ट रिएक्शन रहेगी बेयर विलीगर। बेयर विलीगर, बेयर विलीगर, तो बेयर विलीगर में पर अमल लेते हैं, पर अमल के साथ होने वाली विक्रिया है ये। जैसे एल्डिहाइड भी दर्शाते हैं ये रिएक्शन, और ये रिएक्शन कीटोन भी दर्शाते हैं। पर अमल के साथ ये रिएक्शन होती है C6H5COOH, पर बेंजोइक अमल ले लिया मैंने, C6H5COOH पर बेंजोइक अमल। तो पर बेंजोइक अमल से जो एक्स्ट्रा O है वो निकलता है और वो इसमें जुड़ता है। तो एल्डिहाइड से तो क्या बन जाएगा, O जुड़ेगा जब एसिड, एल्डिहाइड से तो एसिड बन जाएगा, और इससे तो एसिड बनना ही बनना है। पर एसिड जो लिया वो तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा। और कीटोन से क्या बन जाएगा बताओ, कीटोन में जब O जोड़ोगे तो कीटोन में O जोड़ोगे एस्टर बन जाएगा, एस्टर। सही है, ये था कीटोन CH3CO CH3। अब यहाँ O जोड़ देना है तो एस्टर बन जाएगा या नहीं। तो ये आपके पास बेयर विलीगर रिएक्शन होगी। अब इसमें ज़्यादातर पेपर में साइक्लिक कीटोन देता है हमारे को, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से यूँ दे देगा, और ये दे देगा पर अमल। अब प्रोडक्ट पूछेगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा बताओ। कीटोन तो है ही, कीटोन के साथ वो जुड़ जाएगा, एस्टर बनेगा एस्टर ही। ये कीटोन है ना, कीटोन के साथ वो जुड़ गया, बीच में बन गया एस्टर। इसको लैक्टोन बोला जाता है, लैक्टोन। चक्रीय एस्टर को क्या बोलते हैं, लैक्टोन। और चक्रीय एमाइड को लैक्टम। चक्रीय एमाइड को लैक्टम पढ़ा था ना, कैप्रोलैक्टम, याद आ रहा है। चक्रीय एमाइड लैक्टम होते हैं और चक्रीय एस्टर लैक्टोन होते हैं। क्लियर? आया समझ या नहीं? ये लो, ये आपकी रिएक्शंस जो है कंप्लीट हो गई है, नेम रिएक्शन।